Hello students, welcome to all. Today we will discuss two topics. First one, grouping of capacitors, and second topic, energy stored in the capacitor. First topic is most important for numerical and second topic is most important for its derivation. So सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट टॉपिक. एज यू स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस ग्रुपिंग मैथड, क्लास 10th में आपने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स भी पढ़ा होगा कि कितने टाइप की ग्रुपिंग होती है. तो आप सबको पता ही है, 2 टाइप्स की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की. फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. दोनों में क्या खासियत होती है? दोनों में आपको 2 क्वांटिटीज़ के बारे में याद रखना है. 2 क्वांटिटीज़ कौन सी? एक तो करंट, और कहीं पे अगर हम करंट बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम चार्जेस की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो यूनिट है वो कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसकी बात करते हैं? चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन की बात करते हैं. और इसमें करंट फ्लो की बात बहुत ही कम करी जाती है. तो आप सबको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है? करंट का I = Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम. सो इट मीन्स कि जिस हिसाब से वहाँ पे करंट का बिहेवियर होगा उसी हिसाब से हम वहाँ पे किसका बिहेवियर देखेंगे? चार्जेस का भी बिहेवियर देखेंगे. ओके, सो सीरीज़ मैंने क्या बताया? यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम 2 क्वांटिटीज़ की बात करेंगे. एक तो है करंट और दूसरा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्जेस को हम कूलाम में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं. डिफरेंस V, मेनली हम Q की बात करेंगे. ओके, बिकॉज कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है? टू स्टोर द चार्जेस. ठीक है, ये एक ऐसा यहाँ पे डिवाइस होता है जो चार्जेस को क्या करता है? स्टोर करता है. सो हम मोस्टली हम चार्जेस की बात करें तो सीरीज़ में क्या होता है? सीरीज़ में ऑलवेज आपको ये पता ही होगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाती है. अगर हमने किसी भी अप्लायंस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रखा है तो हर एक अप्लायंस में जो करंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा. अगर करंट सेम होगा तो इट मीन्स चार्जेस स्टोर बाय ईच कैपेसिटर इज़ ऑल्सो सेम. ठीक है. सेकेंड थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? डिफरेंट होता है. अब ये किस तरीके से समझ सकते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में? कैसे? जैसे कि हमने कैपेसिटर को इस तरीके से लगा रखे हैं. हाँ, आपको एक और चीज़ बता दें, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है. जैसे आपने सेल का सिंबल देखा होगा, एक उसमें जो टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है, एक छोटा होता है. लेकिन इसमें क्या है? दोनों टर्मिनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, पैरेलल रखे रहते हैं. ठीक है. सो ये किसका सिंबल होता है? कैपेसिटर का सिंबल होता है. जैसे रजिस्टर का आपने देखा होगा इस तरीके का सिंबल होता है, बैटरी का आपने इस तरीके से सिंबल देखा है, जो हमारा कैपेसिटर है उसका सिंबल इस तरीके से होता है. सो अगर हमने कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया है तो इसी तरीके से लगाएंगे, एक ही लाइन ऑफ वायर के थ्रू ही इसे जोड़ेंगे. सो दिस इज़ कैपेसिटर 1, 2 एंड 3. सो जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हम C1 लेट कर लेते हैं, सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 एंड थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3. तो जो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको पता है करंट क्या जाएगी? सेम जाएगी. करंट जब सेम जाती है तो इट मीन्स हर एक कैपेसिटर में जो चार्जेस होंगे स्टोर्ड वो क्या होंगे? इक्वल. C1 में भी Q, C2 में भी Q एंड C3 में भी Q. बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट का मतलब कि जो हमारे पास पहला कैपेसिटर इसमें V1 होगा, सेकेंड कैपेसिटर में कुछ और होगा V2 एंड थर्ड कैपेसिटर में कुछ और ही होगा V3. सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ जाता है और चार्जेस क्या होते हैं? यहाँ पे सेम होते हैं इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन. अब आपको जब ये एक चीज़ समझ में आ गई तो पैरेलल में आपको जस्ट क्या करना है? इसका अपोजिट कर देना है. अपोजिट में क्या होता है? अपोजिट में आपको क्या करना है? यहाँ पे जो करंट है, करंट यहाँ पे सेम नहीं होगी, करंट यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट. और चार्जेस स्टोरिंग भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. सो चार्जेस डिफरेंट स्टोर करेगा ईच कैपेसिटर एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो कैपेसिटर को इस तरीके से हम अरेंज करते हैं.
डिफरेंट रोज़ बनती हैं, यहाँ पे 3 रोज़ बना रखी हैं। फर्स्ट वन का कैपेसिटेंस C1, सेकंड का कैपेसिटेंस C2 एंड थर्ड वन का कैपेसिटेंस C3। बच्चे इसे कैपेसिटर C1, C2, C3 बोलते हैं। ये एक्चुअली इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस। C1 कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, इस तरीके से रीड करना है, कैपेसिटेंस फर्स्ट, सेकंड कैपेसिटेंस एंड थर्ड कैपेसिटेंस। ओके, तो इस केस में अगर हमने यहाँ पे कोई एक बैटरी लगाई है V वोल्टेज की, ओके, तो उस केस में V पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उस केस में तीनों ही केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। C1 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, C2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा एंड C3 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। बट आपको पता है कि जब कहीं पे जो यहाँ पे लाइंस क्या हैं, अलग अलग आ चुकी है, ठीक है, वायर्स अलग अलग आ चुकी है, तो ये जो करंट है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। तो इट मीन्स कि जो C1 है वो यहाँ पे Q1 चार्ज स्टोर करेगा, C2 Q2 एंड C3 जो है वो यहाँ पे Q3 चार्ज को स्टोर करेगा। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्जेस स्टोरिंग बाय कैपेसिटर इज़ डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। ओके, तो ये आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी। अब इस केस में हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस क्या निकल के आता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस क्या निकल के आता है। तो उसकी एक्सप्रेशन देखते हैं और लास्ट में जो एक्सप्रेशन इसमें एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें अप्लाई करना है, बिकॉज मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं पेपर में। डेरिवेशंस बहुत ही नेग्लिजिबल, ये मान के चलिए ना के बराबर ही आती है। तो आपको इसका एक तो फॉर्मूला याद करना है और दूसरा कि जो भी न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड होंगे वो आपको करने आने चाहिए। ओके, सो लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर अरेंज इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हैं और इनके अक्रॉस जो हमने एक बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। और आपको पता ही है कि ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स हैं इनमें सेम करंट फ्लो करेगा, तो इट मीन्स कि इनके जो चार्जेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी होगी, जो भी यहाँ पे इनके अंदर चार्जेस स्टोर होंगे वो सेम होंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भी मैंने बताया था, इस पर भी Q होगा और ये भी Q चार्ज स्टोर करेगा एंड C3 ऑल्सो स्टोर Q चार्ज। But potential difference of each capacitor is different, V1, V2 and V3. Okay? Now, अब यहाँ पे बात क्या आती है, बात ये आती है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है। एक फॉर्मूला आपको बस यहाँ पे याद रखना है जो आपने कैपेसिटेंस के केस में पढ़ा था, C = Q/V। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें डिफरेंट है उसको लेके सॉल्व करेंगे। डिफरेंट क्या है, चार्जेस हैं कि पोटेंशियल है, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखूँ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, तो इसी तरीके से निकल के आएगा। ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V = V1 + V2 + V3। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, V की जगह जो इस पर्टिकुलर V है, V की जगह हम यहाँ से फॉर्मूला उठा के रख सकते हैं। कितना निकल के आएगा यहाँ पे फॉर्मूला, Q/C। टोटल V है तो टोटल चार्ज Q स्टोर हो रहा है और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है टोटल वो कितना होगा, C, जो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इसे क्या कर रही हूँ, CS लिख दे रही हूँ। CS मीन्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस निकल के आएगा, इसलिए मैंने सफिक्स में यहाँ पे CS लगा दिया, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन से एक नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगा, उसको मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस से इंडिकेट करा रही हूँ, CS से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं V1 का फॉर्मूला लिखूँ तो ये भी Q/C आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें कैपेसिटर फर्स्ट के लिए देखना होगा। तो Q कितना स्टोर कर रहा है, Q ही कर रहा है, ऑब्वियसली चार्ज Q ही स्टोर कर रहा है। एंड कैपेसिटेंस कितना है इस कैपेसिटर का, C1। V2 के लिए कितना आएगा, Q/C2। थर्ड कैपेसिटर के लिए V3 कितना आएगा, यहाँ पे V3 आएगा यहाँ पे Q/C3। तो हमें ये चारों की चारों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगी, V की जगह आ जाएगा Q/CS, V1 की जगह आ जाएगा Q/C1, V2 की जगह आ जाएगा Q/C2 एंड V3 की जगह आ जाएगा Q/C3। राइट हैंड साइड से जो हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है Q। तो अंदर जो भी चीज़ बचेगी वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
Q से Q कट हो जाएगा और हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला निकल के आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन. तो आपको याद रखना है कि टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या निकल के आएगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा. ओके, जो आप 10th क्लास में आपने रजिस्टर वाला केस पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पे कैपेसिटेंस का. ठीक है, क्योंकि रजिस्टर वाले केस में आपने वहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू V निकल के आ रहा है. सो इस केस में थोड़ा डिफरेंट निकल के आएगा, जस्ट रजिस्टर वाले केस के अपोजिट. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 इस तरीके से हमने अरेंज कर रखे हैं. ठीक है, 3 रोज़ में. और आपको पता ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम V रहेगा, बट चार्जेस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा. फर्स्ट वन का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q1, सेकेंड का Q2 एंड थर्ड का Q3. टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है. सो ईच कैपेसिटर जो एक्वायर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना करेगा, V ही करेगा. ओके, सो जो चीज़ मैंने बताया था आपको यहाँ पे डिफरेंट है उसको लेके हमें सॉल्व करना. तो डिफरेंट यहाँ पे दोनों में से कौन है, पोटेंशियल डिफरेंट की चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है, तो टोटल चार्ज करके करेंगे. टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर्स. ओके, तो Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. अब यहाँ पे आएगा फॉर्मूला आपको प्रीवियस वाला पता ही है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट Q की जगह क्या आ जाएगा, CV. फॉर्मूला आपको पता है ये वाला, Q1 की जगह. और यहाँ पे जब हम टोटल चार्ज के लिए लिख रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा वो कौन से कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं, पैरेलल. तो पैरेलल के लिए मैं यहाँ पे C के सफिक्स में P लिख रही हूँ. तो CP मीन्स टोटल नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, CP इंटू P. ओके, Q1 के लिए अगर हम देखें फर्स्ट कैपेसिटर के लिए तो उसके लिए C कितना है, C1, कैपेसिटेंस C1 है एंड वोल्टेज V है. Q2 C2V, Q3 के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, C3V. ये सारी वैल्यूज़ उठा के रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. इन इक्वेशन फर्स्ट पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट. तो Q के बदले आ जाएगा CP इंटू V इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. CPV तीनों से V कॉमन आ रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3. V से V कट हो जाएगा और टोटल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो तीनों कैपेसिटर के सम के इक्वल होगा. तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. ठीक है, और सीरीज़ के लिए क्या निकल के आया था, इसे पहले इरेज कर देते हैं. फॉर्मूला आपको याद रखना है. सीरीज़ के लिए तो फॉर्मूला आया था रेसिप्रोकल फॉर्म में, इनके रेसिप्रोकल सम के इक्वल होगा, इंडिविजुअल रेसिप्रोकल सम के इक्वल होगा. ठीक है, एंड ये था सीरीज़ के लिए. पैरेलल के लिए क्या निकल के आया था, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. जितने कैपेसिटर्स होंगे उन सबका सम के इक्वल होगा. तो अगर आपसे पूछ लिया गया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में कि टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर आपको क्या करके लेके आनी है, कम लेके आनी है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा, लेस कैपेसिटेंस कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा और मोर कैपेसिटेंस कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा. तो आपको दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सम अप हो जा रहा है. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. लेकिन इन सीरीज कॉम्बिनेशन में साफ साफ आपको फॉर्मूले से दिख रहा है कि जो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. हाउ, किस तरीके से, तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कैपेसिटर्स. ओके, सिंपल एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं. ये 1 माइक्रोफैरेड का है
एंड C2 भी 1 माइक्रोफैरेड का है। इन दोनों को मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज कर रखा है। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज कर रखा है तो फॉर्मूला आपको लगाना है, टोटल CS निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी क्योंकि 1 ही हो जाएगा और ये भी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको क्या लिख देते हैं, उसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब आप ये मत बोलना कि इसका आंसर 2 निकल के आ रहा है, 2 माइक्रोफैरेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CS 1/, तो पहले इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। CS के आगे जो नंबर है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना। CS के आगे क्या है, यहाँ पे इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आएगा 1/2 माइक्रोफैरेड। इट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.5 माइक्रोफैरेड। तो अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाया है तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है। 0.5 C1 से भी कम है और C2 से भी कम है। तो इट मीन्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो CP निकल के आता वो 1 + 1 डायरेक्ट प्लस कर देते तो कितना आता 2 माइक्रोफैरेड। तो आपको पता है कि जो C1 था वो 1 माइक्रोफैरेड था और C2 1 माइक्रोफैरेड। तो उस केस में इंडिविजुअल्स वैल्यू क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, और टोटल कितना निकल के आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2। तो इट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, सीरीज़ में वैल्यू कम होती है, पैरेलल में ज़्यादा हो जाती है। और ये हम कॉम्बिनेशंस क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो शॉप्स होती है उनमें एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू का कैपेसिटर हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बनाना है और उस वैल्यू का कैपेसिटर आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन करके उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को निकालते हो या उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को बनाते हो। तो अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू का कैपेसिटर हमें नहीं मिलता है तो उसको फॉर्म करने के लिए हम वहाँ पे कौन से मेथड की तरफ जाते हैं, कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट डेरिवेशन में जाते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो आप सभी को पता है कि जो कैपेसिटर है वो किसकी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और उस एनर्जी को डिड्यूस करने के लिए, उसकी एक्सप्रेशन डिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे डेरिवेशन करनी है। तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर कर रखा, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। जब हमने उसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो उस केस में उसको हमने फुली चार्ज कर दिया है। तो फुली चार्ज कितना करा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसने वहाँ पे अपने अंदर स्टोर किया है, टोटल चार्ज Q स्टोर किया है। इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V होगा ना। अब हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, Q = CV, जो अभी हमने इसमें यूज़ भी किया था इससे पहले वाली डेरिवेशंस में। अब हमें पता है कि जब हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है, ओके, तो बैटरी ने ही इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को चार्ज किया होगा, यहाँ से चार्ज भेजे होंगे जिसकी वजह से इस कैपेसिटर ने उस चार्ज को क्या किया होगा, स्टोर किया होगा। तो इट मीन्स बैटरी एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। वर्क डन क्या कर रही है कि जो भी चार्जेस हैं बैटरी से वो किधर की तरफ ट्रांसफ़र हो, इस कैपेसिटर की तरफ ट्रांसफ़र हो, ताकि ये कैपेसिटर क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। और जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी उतना ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, उस वर्क डन को किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, जो कि क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो वो एनर्जी हमें निकालनी है। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल वैसे वर्क डन इसने कितना किया होगा, W। ऑब्वियसली हमें पता है कि इस बैटरी ने यहाँ पे इस पे चार्ज स्टोर करने के लिए टोटल वर्क डन कितना किया होगा, W। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसे पॉज स्टेट में देखना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वैसे तो जो ये कैपेसिटर है वो एकदम से चार्ज लेता है और एकदम से डिस्चार्ज भी हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा पॉज स्टेट में चलना है। पॉज स्टेट मतलब कि हमें यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। जब स्मॉल वर्क डन निकालेंगे फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कि क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये जो कैपेसिटर है उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। ऐसा थोड़ा ना था कि हमने पहले ही चार्ज कैपेसिटर लगाया था, उसमें तो पहले से क्या था, वो पहले से ही 0 चार्ज में था, तो उसने कोई भी चार्ज स्टोर नहीं किया था। तो 0 से फिर वो उसने कौन सी स्टेट गेन करी कि जब उसने Q
चार्ज को स्टोर कर लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते हुए हमें ये पता लग जाएगा कि इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया, और उस वर्क डन के थ्रू हमें ये पता लग जाएगा कि इस ये कैपेसिटर ने यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ स्टोर करी है एनर्जी। तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। स्मॉल वर्क डन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बाय बैटरी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, याद होगा, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, याद होगा। तो अगर मैं यहाँ पे W का फॉर्मूला निकालूँ तो वो क्या निकल के आएगा, V इंटू क्यू। पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, V ऑलवेज V ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम स्मॉल वर्क डन, जब टोटल वर्क डन था तो उसने कितना चार्ज स्टोर किया, Q। लेकिन जब हम स्मॉल वर्क डन की बात करें तो वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, स्मॉल चार्ज स्टोर करेगा। तो V तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। W की जगह DW होगा, DW मीन्स स्मॉल वर्क डन। V टोटल पूरा आएगा क्योंकि V तो ऑलवेज V ही रहेगा और टोटल कांस्टेंट V ही रहता है। एंड चार्ज कितना स्टोर करेगा स्मॉल वर्क डन में, ऑब्वियसली DQ करेगा। ओके, नाउ इस फॉर्मूले से देख के बताना है कि V की वैल्यू क्या होगी। तो V का फॉर्मूला यहाँ से आएगा Q बाय C, पुट कर देते हैं, DW इज इक्वल्स टू Q बाय C DQ। तो ये स्मॉल वर्क डन है। नाउ इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट फॉर टोटल वर्क डन निकालने के लिए, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन फ्रॉम 0 टू Q, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को 0 से Q चार्ज तक स्टोर करवाना है। तो टोटल वर्क डन तो DW तो W हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, D के आगे जो है Q मतलब चार्ज, और यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ज ये Q है। तो जो ये 1/c है तो कांस्टेंट है, तो बाहर ही आ जाएगा। और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q किसका होगा, Q DQ का। ओके, इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पता है आपको पावर 1 प्लस हो जाती है, और जो ऊपर उसकी पावर बनती है वही नीचे डिनोमिनेटर में आता है। तो ये कितना हो जाएगा, Q² बाय 2। एक बिग ब्रैकेट लगाना है और लिमिट्स लिख देनी है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जो ये बता रहा है कि हमने इसे 0 से Q चार्ज तक स्टोर किया, इसके अंदर चार्ज 0 से लेकर Q तक स्टोर किया है। 1/c, तो अपर लिमिट Q के बदले Q ही रहेगी और लोअर लिमिट Q के बदले 0 आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 पहले से ही बाहर निकाल लीजिए कॉमन। तो Q² माइनस का 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। W इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा Q² और ये 2C। हियर वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, is stored in the form of इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्टोर कर रहा है तो कहीं पे स्टोरिंग पावर की जब बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो जो W है वो वहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, U के। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी U इज इक्वल्स टू हाफ Q² बाय C। एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया। अब इसी से हमने 2 और फॉर्मूले निकालने हैं, वो कैसे, इसे इरेज कर देते हैं, इसे मैं टॉप में लिख देती हूँ। क्या फॉर्मूला निकल के आया, हाफ Q² बाय C। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला निकालने के लिए हमें यहाँ पे पुट करना है जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, Q इज इक्वल्स टू CV, क्योंकि मुझे इसे किसके टर्म में लिखना है, C और V के टर्म्स में। तो हाफ एज इट इज़, Q के बदले C और स्क्वायर है तो C² और V² दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, C ओनली C से C कट, सो U का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ CV²। ये फॉर्मूला मोस्टली आपको याद रखना है। ओके, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला निकालने के लिए अब देखिए Q और C के टर्म्स में आ गया है, C और V के टर्म्स में आ गया। अब तीसरा पेयर कौन सा बन रहा होगा यहाँ पे, तीसरा पेयर कौन सा बनेगा यहाँ पे, V और Q के बीच का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C को रिप्लेस कराना पड़ेगा। C का फॉर्मूला C के फॉर्म में बना दो, पुट C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो U एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हाफ एज इट इज़ रहेगा, C के बदले कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, एंड ये V² एज इट इज़। V से V कट हो जाएगा और U का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ, ये V पहले लिख देना एंड Q बाद में, हाफ VQ। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए। ये 3 फॉर्मूलेज की डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल
में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चीज़ें पूछी हुई होंगी, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये 3 फॉर्मूलेज वहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी में ही एक और टॉपिक आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मोस्टली, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, अगर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा बाकी के 2 फॉर्मूले ईजिली निकल के आ जाएंगे। बस आपको एक चीज़ वहाँ पे एलिमिनेट करनी है, किस फॉर्मूले के थ्रू, ये वाला जो फॉर्मूला है Q = CV, जो हम पहले से ही इसमें पुट करते आ रहे हैं। इसमें अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड निकाला है। नेक्स्ट इसी में आता है एनर्जी डेंसिटी निकालें अगर हम, या आपके पास अगर पेपर में प्रूव करने के लिए आ जाए, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो फिर हमें यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला या फिर एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी डेंसिटी को किससे इंडिकेट कराते हैं, इसे कराते हैं स्मॉल यू। कैपिटल यू से अभी आपको पता ही है कि हमने एनर्जी को इंडिकेट कराया था, और एनर्जी डेंसिटी को इंडिकेट कराते हैं यू से। अब यहाँ पे आ रहा है डेंसिटी, एनर्जी के साथ आ रही है डेंसिटी। जब भी डेंसिटी होती है तो इट मीन्स हम यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, या डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड। अब जैसे जैसे मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ वैसे इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रही हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बोला तो कैपिटल यू लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर मीन्स अपॉन यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, यूनिट वॉल्यूम मीन्स कैपिटल V, वॉल्यूम V। ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर। अब इसका फॉर्मूला, इसको हमें डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कैपेसिटर का एक, मैं यहाँ पे इस तरीके से 3D फॉर्म में दोबारा से यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, जो मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि प्लेट्स होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रखा। फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव Q चार्ज स्टोर है, नेगेटिव Q चार्ज सेकंड प्लेट में स्टोर है। दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कैसे, ये पैरेलल फॉर्म में रखा हुआ है हमने। ठीक है, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस D है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, जो कि है A। ठीक है, वॉल्यूम जब भी हम निकालते हैं तो आपको याद रखना है वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे A इंटू डी बोल रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट। अब क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्पेस की बात हो रही है, इनके बीच में जो स्पेस है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस के लिए देखिए एरिया क्या है, A ही है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, D है। तो अब फॉर्मूला रख देते हैं, U = एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था हाफ CV², ये पुट करना है। सो हाफ CV², एंड ये V है वॉल्यूम, ये दोनों V मिला मत देना, तो मैं इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम लिख दे रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्पेस। वॉल्यूम ऑफ स्पेस कितना है, A इंटू डी। ओके, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कैपेसिटेंस का, जो हमने पिछली डेरिवेशन में जो हमने डिराइव किया था, C = ε0 A/d। ये कैपेसिटेंस किसका है, जब हमने बीच में प्लेट के कुछ भी नहीं रखा है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। ठीक है, ये पुट करेंगे। इसी के साथ साथ आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा था, E/d, याद होगा आपको। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमने लगाया था। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। U = हाफ ε0 A/d V²। की जो वैल्यू है वो स्क्वायरिंग फॉर्मूला रखेंगे, E² D², और डिनोमिनेटर में क्या था, 2 पहले से लिखा हुआ है, एंड AD, A इंटू डी। क्या चीज़ें कट रही है, 2 यहाँ पे तो D² है, और ये 2D पहले से नीचे हैं। ठीक है, एक A से एक कट हो जाएगा, और जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा हाफ ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है। तो इससे हमें दिख रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इन कैपेसिटर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो इट मीन्स कि जो भी कैपेसिटर है वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, ε0 आपको पता है कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर बाई चांस आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसके बीच में अगर हमने कोई मीडियम रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रखा हुआ है, तो उस केस में हम ε0 को रिप्लेस करा देते हैं किससे, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन के बदले क्या लिखते हैं, ε0 इंटू K लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली फ्री स्पेस के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।